एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब अच्छे हों और मैं बता दूं कि मैं भी ठीक हूं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपने केस स्टडी के सेशन के साथ। केस स्टडी नंबर 37। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये केस स्टडी कौन से चैप्टर से बात करता है। ये केस स्टडी जो है कंपटीशन एक्ट से पूरा का पूरा केस स्टडी जो है बात करता है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा केस स्टडी है, बहुत ही मज़ा आएगा। आइए साथ में पढ़ते हैं और साथ में करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर पहला पैराग्राफ जो है वो ये बोलता है कि मिस्टर रजत के दो बेटे हैं, मिस्टर लोकेश और मिस्टर राजेश। ठीक है, जो रजत है उसकी एक कंपनी है आरबीएल नाम की, प्यार से आरबीएल बोल लेंगे। ठीक है, और रजत जो है उसके सीएमडी हैं। ठीक है, और लोकेश जो है वो फाइनेंस एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट देखते हैं और रमेश जो है वो हमारे प्रोडक्शन एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट देखते हैं। यहाँ तो कंपनी के बारे में हमें पता चल गया कि कंपनी का नाम आरबीएल है। ठीक है, उसके बाद जो प्रोडक्शन यूनिट है कंपनी का वो पटना में है। ठीक है, द बिजनेस ऑफ द आरबीएल इज मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग मिनरल वाटर। उनका बिजनेस क्या है? मैन्युफैक्चर करने का है और सेल करने का है पानी को, मिनरल वाटर को बेचते हैं वो। ठीक है, द कंपनी वॉज फॉर्म विद अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट ऑफ 25 लाख रुपीज़ इनिशियली, और पहले जो था वो प्राइवेट कंपनी थी और उसके बाद उसको कन्वर्ट करवा लिया गया अनलिस्टेड लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं उसके बाद। और आरबीएल जो है अभी प्रॉफिटेबल कंपनी है। ठीक है, ये भी समझ आ गया हमें। उसके बाद कहता है लोकेश जो था उनका बेटा वो एम्बिशियस था एज वेल एज गुड बिजनेसमैन था। ही ऑलवेज ट्राइड टू बीट द कंपटीशन थ्रू फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। समटाइम्स ही इवन सोल्ड सम ऑफ द प्रोडक्ट्स एट प्राइस लोअर देन द कॉस्ट। अब प्राइस लोअर देन द कॉस्ट पे बेचा तो हमने कॉम्पिटिशन एक्ट में कॉन्सेप्ट पढ़ा था प्रीडेटरी प्राइस। जब भी आप अपने कॉस्ट से भी सस्ते में बेचते हैं तो उसको प्रीडेटरी प्राइस बोला जाता है। और इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं कंपटीशन को आप इफेक्ट कर रहे हैं। तो फिलहाल हमें पढ़ के इतना समझ आया कि कॉस्ट से सस्ते में बेचता था, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो पूछेगा आपसे। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही हिंट दे दिया कि ऐसा पूछा जा सकता है, तो आप इसको मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? ही ऑलवेज लुक्ड फॉर न्यू वेन्यूज फॉर बिजनेस डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सपेंशन, फॉर विच रमेश ऑल्सो असिस्टेड हिम बाय प्रोवाइडिंग द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। ठीक है जी, जो इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने आपको बता दी। उसके बाद बहुत सारे साल निकल गए। द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स आरबीएल ने ये डिसाइड किया कि वो पब्लिक इशू करते हैं। और क्यों पब्लिक इशू में जाने के लिए? इसलिए सोचा कि उन्होंने नई एक मैंगो जूस की कंपनी जो थी वो प्लांट जो था वो एस्टेब्लिश करना था। ठीक है, आईपीओ निकला और उनके शेयर्स वगैरह अच्छी तरीके से जो है आईपीओ वगैरह अलॉट करे गए, शेयर्स वगैरह अलॉट करे गए और सक्सेस रहा आईपीओ उनका। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कहता है जो न्यू लार्ज स्केल मैंगो जूस का उन्होंने काम शुरू किया था पटना में, लोकेटेड नेक्स्ट टू द मिनरल वाटर। जो उनका मिनरल वाटर का यूनिट था उसके पास में ही था। वेरी इनिशियल ईयर ऑफ द ऑपरेशन ब्रेक इवन पॉइंट पे काम कर रहे थे, लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली सेकंड ईयर में क्या हुआ, वो बैड वेदर की वजह से वो नेगेटिव हो गया, मतलब लॉस में चले गए। ठीक है, और देयर वॉज अ स्कैरसिटी ऑफ इन सप्लाई ऑफ मैंगोज, मैंगो पल्प एंड सम अदर बेसिक रॉ मटेरियल जो यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मैंगो जूस इन बिहार। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली ऑल द मैंगो जूस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन बिहार through the trade on association entered into a price fixing with sole purpose of defeating the competition। तो यहाँ पर भी competition act का इन्होंने जो है गलत तरीके से इस्तेमाल किया। competition act में मतलब कहीं ना कहीं उसके प्रोविजंस हिट हो रहे हैं। तो आपने ये बात पढ़ रखी है कि जब आप प्राइस फिक्सेशन कर लेते हो, कार्टेल बना लेते हो, तो ये गलत काम होता है। ठीक है, तो ये competition act में कहीं ना कहीं इनको पेनल्टी लगाई जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करवा दिया फिर से। हाउएवर द सेड अंडरस्टैंडिंग वाज नॉट इन राइटिंग, लेकिन वो राइटिंग में नहीं था। तो अगर आप जब कंपटीशन एक्ट की वीडियो सुनेंगे या खुद से पढ़ा होगा आपने, तो उसमें लिखा हुआ है कि एग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरी कि वो राइटिंग में हो या लीगली बाइंडिंग हो, क्योंकि फॉर द पर्पस ऑफ कंपटीशन एक्ट अगर आप एग्रीमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 2 में जाके, तो वहाँ पर ये बोला गया है कि वो जरूरी नहीं है वो ओरल होगा तो भी चलेगा, रिटर्न नहीं होगा तो भी चलेगा। ठीक है, मतलब ओरल हो, रिटर्न हो, लीगली एनफोर्सिएबल हो या ना हो, लेकिन वो एग्रीमेंट माना जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन द कोर्स ऑफ द टाइम आरबीएल ने एंटर किया एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट रमन पल्प प्राइवेट आरपीपीएल के साथ। तो मतलब आरबीएल ने क्या किया, जॉइंट वेंचर कर लिया आरबीबीएल के साथ। आरबीबीएल कहाँ पर है? पंजाब में है। ठीक है, पंजाब में है, और इन्होंने जेवी बना लिया। क्या बना लिया? जेवी बना लिया। ठीक है, अब वो पंजाब में है और वो क्यों क्या किया जेवी में, क्या बात हुई, क्या मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि कंटिन्यूस सप्लाई किया जाएगा मैंगो पल्प का और सम अदर रॉ मटेरियल्स का। किसको? आरबीएल को। ठीक है, मतलब पंजाब से बिहार सप्लाई किया जाएगा। ठीक है, विद दिस जेवी एंड सम अदर कंटिन्यूस सप्लाई अरेंजमेंट्स आरबीएल कुड ग्रेजुअली रीच एन एडवांटेजियस पोजीशन इन बिहार फॉर लोकल सेल्स ऑफ मैंगो जूस विद इन द स्टेट। प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ आरबीएल इंक्रीज बाय मोर देन 10 टाइम्स विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ओके जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आरबीएल ऑल्सो एंटर्ड इनटू वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट्स विद डिफरेंट रिटेलर्स। अब आरबीएल ने क्या किया, रिटेलर्स के साथ भी एग्रीमेंट किए जो बिहार के स्टेट में थे। ठीक है, रिटेलर्स थे बिहार के स्टेट में डिफरेंट, और उनके साथ कुछ एग्रीमेंट्स करे गए आरबीएल के द्वारा। और आरबीएल ने उनसे क्या बोला? आरबीएल ने उनसे बोला कि विद इन द स्टेट ऑफ बिहार टू सेल द प्रोडक्ट्स ओनली इन द एरिया एक्सक्लूसिवली आइडेंटिफाइड और एलोकेटेड टू ईच ऑफ देम। ठीक है, अपने अपने एरिया में माल को बेचो। ठीक है, डिफरेंट एग्रीमेंट्स करे गए रिलेटिंग टू प्राइजेज हो गया, रिलेटिंग टू प्राइस, क्वांटिटीज, बिड्स एंड मार्केट शेयरिंग विद द कॉम्पिटिटर्स एंड अदर नॉन कॉम्पिटिटिव एंटिटीज वर ऑल्सो एंटर्ड बाय आरबीएल। मतलब आरबीएल ने तरह तरीके के एग्रीमेंट किए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कहता है आरबीएल ने एनहेंस किया, आरबीएल ने अपने प्रोडक्शन एफिशिएंसी को एनहेंस किया और इंट्रोड्यूस किया कॉस्ट सेविंग मेजर्स एंड कुड सब्सटेंशियली इंक्रीज द मार्केट शेयर इन द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. Many of the bankers, financial institutions, and potential investors approach and offer further financial assistance investments with all the productive measures. RBL could achieve the position of strength in the Bihar market to operate independently of the competitors' forces. RBL soon also diversified into other segments of the business and beverages. मतलब RBL ने अपने आप को क्या किया, कॉस्ट सेविंग मेजर्स वगैरह को यूज़ करते हुए अपने मार्केट शेयर को बढ़ाया और एक तरीके से मतलब अपना एक्सपेंशन करता गया और सून वो डिफरेंट सेगमेंट्स में भी ऑफ द बेवरेजेस में भी उतर आया. तो ये हमारे लिए इतना मुझे नहीं लगता कि इंपॉर्टेंट था, बस इतना है कि उसने काफ़ी मेहनत करी आगे जाने के लिए. ठीक है. हाउएवर द कंटिन्यूइंग बिजनेस कॉम्पिटिशन ऑल्सो रिजल्टेड इन कमीशन रिसीविंग. अब क्या हुआ, ट्रेड एसोसिएशन ऑफ बिहार ने कमीशन को नोटिस भेज दिया कि जो आरबीएल है वो अब्यूज कर रहा है अपनी डोमिनेंट पोजीशन को. ठीक है. कमीशन ने क्या किया, उसके अगेंस्ट में इनिशिएट करी इंक्वायरी और उसके लिए डीजी को बोल दिया, किसको, डीजी को बोल दिया कि आप उसके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन करके बताइए कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. ठीक है. तो इन्होंने यही बोला कि डीजी को कि आप चेक करिए, फर्दर इंक्वायरी करिए कि भाई यार सच में अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा. ठीक है. तो डीजी ने ना पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन करी और उसके बाद रिपोर्ट सबमिट करी कमीशन के पास. अब जब उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी कमीशन के पास तो उन्होंने बोला किसी भी तरीके का एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट नहीं है कॉम्पिटिशन पे और कोई कॉन्ट्रवेंशन नहीं है, ऐसा डीजी ने रिकमेंड करके दिया. ठीक है. उसके बाद कमीशन ने वो दोनों कॉपीज जो है वो फॉरवर्ड कर दी ट्रेड एसोसिएशन को भी, सारी पार्टीज को, जो भी पार्टीज इन्वॉल्व थी, और उसके अंदर उन्होंने भी इस बात को मान लिया. मतलब कमीशन भी एग्रीड कर गया कि कोई भी अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन नहीं है. ठीक है. आगे देखते हैं अब एमसीक्यूज ने क्या पूछा. सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया एमसीक्यू में, कहता है बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ आरबीएल ने डिसाइड किया. भाई एमसीक्यू में क्या बोला गया, सबसे पहला एमसीक्यू कहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आरबीएल डिसाइडेड टू गो फॉर द पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग ऑफ इट्स इक्विटी शेयर्स लार्जली फॉर बिजनेस एक्सपेंशन इनिशियली विद सेटिंग अप अ न्यू लार्ज स्केल मैंगो जूस प्रिपरेशन प्लांट. इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ शेयर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. मतलब शेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी बात ठीक कही गई है एज पर द कॉम्पिटिशन एक्ट. तो भाई मैंने ये बात आपको पहले ही बताई थी जब हम कॉम्पिटिशन एक्ट पढ़ते हैं कि शेयर्स शैल बी कंसिडर्ड गुड्स आफ्टर अलॉटमेंट. अगर आपको नहीं पता तो आप इसका जब चैप्टर पढ़ेंगे तो गुड्स की डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि शेयर्स को जो है हम गुड्स मानते हैं आफ्टर द अलॉटमेंट ओनली. ठीक है. तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया. इसके बाद सेकंड कहता है आरबीएल ऑल्सो एंटर्ड RBL also entered into the joint venture agreement with Raman Pulp Private Limited of Punjab to ensure continuous supply of mango pulp and some other raw materials to its mango juice manufacturing unit. A joint venture agreement between RBL and RPPL is, क्या वो एंटी कॉम्पिटिटिव है? नहीं है यार. नॉर्मल एग्रीमेंट किया उन्होंने कि वो सप्लाई किया जाए, तो इसमें कहीं से भी एंटी कॉम्पिटिटिव नहीं है. ठीक है. थर्ड एमसीक्यू क्या कहता है कंटिन्यूस बिजनेस कॉम्पिटिशन ऑल्सो रिजल्टेड इन द कमीशन रिसीविंग फॉर्मल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन ऑफ द ट्रेड एसोसिएशन इन बिहार दैट देयर इज एन अब्यूज ऑफ डोमिनेंस बाय आरबीएल फॉर कॉन्ट्रावेंडिंग वेरियस प्रोविजंस ऑफ द रेलेवेंट लॉ. द कंपोजिशन ऑफ द सेड कमीशन, कमीशन का कंपोजिशन पूछा, ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप डायरेक्टली जाओगे कंपोजिशन के सेक्शन में तो आपको मिल जाएगा. मैं बता दूं इसका आंसर सी है, जो द कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन एंड नॉट लेस देन 2 एंड मोर देन 6 मेंबर्स. ठीक है. तो इतने मेंबर्स कम से कम उसमें होने चाहिए, 6 अदर मेंबर्स होने चाहिए एंड 2 कम से कम 2 और मैक्सिमम 6 मेंबर्स होने चाहिए. तो इसका आंसर आपका सी हो गया. ठीक है जी. इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ केस लॉ में. फोर्थ क्वेश्चन में कहता है ऑल द मैंगो जूस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन बिहार through their trade association entered into an understanding for price fixing with the sole purpose of defeating competition during the time of scarcity. However, the said understanding was not in writing and also not intended to be enforced by legal proceedings. The oral understanding entered into by trade association of Bihar is aforesaid cases. क्या ये एग्रीमेंट वैलिड था? मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि वो वैलिड एग्रीमेंट है. इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता वो लीगली एनफोर्सेबल था या नहीं, तो वो लीगल एग्रीमेंट कहलाएगा. सिंपल. इसके बाद हमारा फिफ्थ जो एमसीक्यू है वो क्या कहता है, लोकेश ट्राई टू बीट द कॉम्पिटिशन समटाइम्स इवन बाय सेलिंग सम ऑफ द प्रोडक्ट्स एट प्राइस लेसर देन द कॉस्ट. ठीक है. प्राइस लेसर देन द कॉस्ट. द सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज एट अ प्राइस बिलो द कॉस्ट एज मे बी डिटरमाइंड बाय द रेगुलेशंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोविजन विल बी टर्म्ड एज, मैंने आपको वहीं पर बता दिया था, प्रीडेटरी प्राइस. ठीक है. स्टार्ट करते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से. डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है एन एंटरप्राइज दैट हैज अ लीगल राइट टू ग्रो इट्स बिजनेस एंड अचीविंग द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ टू द मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल अनलेस एंड सच पोजीशन हैज बीन इंटेंशनली एक्सप्लॉइटेड टू गेन अनड्यू एडवांटेज. एनालाइज द अबव स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द
One case, with all the productive measures, RBL could achieve the position of strength in the Bihar market to operate independently of the competitive forces. With reference to the provision of the relevant law in India, including the factors which the Commission shall consider in order to determine is there any dominance in the business thereof. तो भाई सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको क्या करना है, सेक्शन नंबर 4 के बारे में पूछा है, दैट इज अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो सेक्शन नंबर 4 की डेफिनेशन लिख देना इस क्वेश्चन में, पेज नंबर 1.23 पे गिवन है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है क्या क्या फैक्टर्स देखे जाते हैं अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन के। तो जब मैंने आपको कॉम्पिटिशन एक्ट समझाया था या चैप्टर की वीडियो बनाई थी, तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि सेक्शन नंबर 19 में ये सारी बातें बताई गई हैं, और सेक्शन नंबर 19 आपको पेज नंबर 1.36 पे मिल जाएगा। कहां पर मिल जाएगा? पेज नंबर 1.36 पे मिल जाएगा। अब यहां पर आंसर क्या आएगा? आंसर कुछ नहीं है भाई, उसका डोमिनेंट पोजीशन तो था लेकिन वो अब्यूज नहीं कर रहा था अपनी डोमिनेंट पोजीशन को कहीं पर भी। ठीक है, तो ये इसका कंक्लूजन लिखा है यहां पर आंसर में भी। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट यही पूछा गया है कि क्या कैसे आपको पता चलता है अब्यूज ऑफ डोमिनेंस पोजीशन क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया। फैक्टर्स क्या होंगे तो वो उसका मैंने आपको बता दिया, कहां पर मिलेंगे, डायरेक्टली आपको चेपना है। और यहां पर कहीं पर भी अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन नहीं था, क्योंकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया था, अपनी डोमिनेंट पोजीशन को यूज करके उसने कुछ भी गलत नहीं किया था, जब वो बाद में बड़ा आदमी बन भी गया था, जब उसने एक्सपेंशन वगैरह करा था। तो ऐसा कहीं भी केस लॉ में, केस स्टडी में मेंशन नहीं है। सेवेंथ क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है द कमीशन इनिशिएटेड एन इंक्वायरी एंड वाज ऑफ द ओपिनियन दैट देयर एग्जिस्ट अ प्राइमा फेसी केस एंड डायरेक्टेड द डायरेक्टर जनरल टू कॉज एन इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड इनटू द The commission initiated an inquiry and was of the opinion that there exists a prima facie case and directed the Director General to cause an investigation to made into the matter and report the findings of the commission। तो इसके अंदर क्या बोला कि कमीशन के पास ट्रेड एसोसिएशन गया था, और ट्रेड एसोसिएशन जब गया था तो कमीशन ने किसको बोला था? डायरेक्टर जनरल को बोला था कि भैया जाके चेक करो, इंक्वायरी करो कि क्या ये बंदा अब्यूज कर रहा है अपनी डोमिनेंट पोजीशन को। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बोले गए हैं और इसका जवाब आपसे मांगा है। सबसे पहला, इंस्टेड ऑफ एनी डायरेक्शंस बाय द कमीशन इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि डायरेक्टर जनरल सुमोटो जो है वो इनिशिएट कर सके इन्वेस्टिगेशन इन द अबव केस अंडर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द रेलेवेंट इंडियन लॉ। भाई क्या वो सुमोटो जा सकता है डायरेक्टर जनरल? तो सेक्शन नंबर जो हमारा है मैं आपको बता दूं, सेक्शन नंबर 41 अगर आप पढ़ोगे पेज नंबर 1.49 पे, तो वहां सिंपली मेंशन है कि वो नहीं ऐसा नहीं कर सकता। मतलब ऐसा नहीं कर सकता जब तक डीजी को बोला ना जाए, क्योंकि डीजी का अपॉइंटमेंट ही सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर्पस के लिए करता है। डीजी का अपॉइंटमेंट ही सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर्पस के लिए करता है कि वो किसी भी तरीके से, डीजी का अपॉइंटमेंट ही सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए करता है कि वो असिस्ट कर सके सेंट्रल गवर्नमेंट उसको, किसको? कमीशन को। ठीक है, तो यहां पर वो अपनी मर्जी से नहीं जाएगा, जब तक कमीशन उसको नहीं बोलेगा तब तक वो खुद से नहीं जाएगा। ये बात आपको सेक्शन नंबर 41 में भी दिख जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट हमसे क्या बोलता है? इसके बाद अगला पॉइंट हमसे बोलता है, इमेजिन इन द अफोरसेड केस द कमीशन पासेज एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द डिवीजन ऑफ द एंटरप्राइज आरबीएल। द ऑर्डर ऑफ द कमीशन में प्रोवाइड फॉर एनी ऑफ द ऑल मैटर्स ऑन द डिवीजन ऑफ द एंटरप्राइज इंजॉइंग द डोमिनेंट पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्टेटेड अंडर द लॉ। कहता है क्या अगर कमीशन ऐसा बोलता कि आपको डिवीजन करना है, डिवीजन पड़ेगा, आरबीएल को डिवीजन करना पड़ेगा, डिवीजन इन द सेंस डीमर्जर करना पड़ेगा। अगर ऐसा सेक्शन नंबर 28 ऑफ द एक्ट में बोला गया है कि अगर कोई भी कंपनी अब्यूज कर रही होती है अपनी डोमिनेंट पोजीशन को, और कमीशन को अगर ऐसा लगता है तो वो उसका डीमर्जर कर सकती है, उसको अलग अलग कर सकती है, विभिन्न कर सकती है। तो क्या ऐसा कर सकता है कमीशन? तो बिल्कुल मैंने आपको बताई दिया, सेक्शन नंबर 28 में ये बात बोली गई है, और सेक्शन नंबर 28 अगर आपको पढ़ना है तो पेज नंबर 1.42 पे जाके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बस सिंपल सी बात थी, यस ऐसा हो सकता है। आप सीधा पूरा का पूरा सेक्शन उठा के चेप देंगे और नीचे कंक्लूजन में लिख देंगे कि यस ऐसा डीजी बोल सकता, ऐसा बिल्कुल कमीशन बोला जा सकता है कमीशन के द्वारा कि करने के लिए डिवीजन। ठीक है, लास्ट क्या होता है? द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ आरबीएल प्रोवाइड्स दैट द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द डायरेक्टर्स आर एंटाइटल्ड टू क्लेम कंपनसेशन टू द एक्सटेंट मेंशन्ड देयरइन इन द केस दे सीज टू होल्ड द ऑफिस इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिवीजन। मतलब डिवीजन की वजह से अगर उनको ऑफिस से निकाला जाता है डायरेक्टर्स, तो क्या वो कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं? नहीं, नो। और ये बात भी कहाँ लिखी गई है? सेक्शन नंबर 28 में, पेज नंबर 1.42 में ये बात लिखी है। पेज नंबर 1.42 में ये बात लिखी है कि लास्ट लाइन एक छोटी सी लिखी हुई है कि जो हमारे डायरेक्टर्स होते हैं जिनको निकाला जाता है ड्यू टू द डिवीजन, वो किसी भी तरीके का कॉम्पेंसेशन क्लेम नहीं कर सकते। दैट्स इट। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इन द गिवन केस आरबीएल हैज एंटर्ड इनटू वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स विद वेरियस एंटिटीज, एनी एग्रीमेंट एट डिफरेंट स्टेजेस और लेवल्स ऑफ द प्रोडक्शन चेन इन द डिफरेंट मार्केट फॉर ट्रेड इन गुड्स और provision of services shall be void if it causes or likely to cause an appreciable adverse effect ऑन कॉम्पिटिशन इन इंडिया। स्टेट एंड एक्सप्लेन सच एग्रीमेंट्स। उन एग्रीमेंट्स को क्या बोला जाता है बच्चों? वर्टिकल एग्रीमेंट्स बोला जाता है। ठीक है, और इसके बारे में मैंने आपको बताया था, जब डिफरेंट स्टेजेस पे लोग होते हैं और वो आपस में एग्रीमेंट करते हैं गलत तरीके का, तो उसे वर्टिकल एग्रीमेंट्स बोले जाते हैं, और वर्टिकल एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट्स बोले जाते हैं। और इसका आंसर आपको पेज नंबर 1.20 पे मिल जाएगा, एज इट इज आपको लिख देना है। दैट्स इट। यहाँ पर हमारा केस स्टडी खत्म होता है। कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं दूसरी केस स्टडी के साथ। आइए शुरू करते हैं। हाँ, तो अभी जो हम केस स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है केस स्टडी 40। ठीक है, दोनों केस स्टडी मैंने एक ही ऑडियो में डाल दिया, फटाफट से आप सुन लीजिएगा और फटाफट से मजेदार तरीके से खत्म हो जाएगा। तो ये कौन से चैप्टर से बात करता है? पामला से और पीबीटीए से।
ठीक है, 2 चैप्टर इसके अंदर कवर करे गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं केस स्टडी नंबर 40। कहता है, सबसे पहला पैराग्राफ हमसे कहता है कि मोर देन 100 इनकम टैक्स की रेड्स मारी गई। ठीक है, करी गई 25 प्रीमाइसेस पे, किसके? यशराज फैमिली के। ठीक है, यशराज फैमिली कौन थे? यशराज फैमिली का एक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन था, VGI ग्रुप ऑफ, विद्यानंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के मालिक होंगे। ठीक है, ये इनकी कंपनी होगी जो काम करती थी। ठीक है, और बहुत ही बड़े आदमी थे, और साथ साथ इनके 25 प्रीमाइसेस पे तो मारा गया, मतलब इनके ऑफिस पे भी मारा गया, रेसिडेंस पे भी रेड मारी गई, इंस्टीट्यूशंस पे भी मारी गई, और उसके साथ साथ जो है उनके IT ऑफिशियल्स ने उनके क्लोज रिलेटिव्स के या ब्रदर्स कह लो या क्लोज पर्सनल्स कह लो, उन सबके रेसिडेंस पे भी रेड मारी। ठीक है जी। सेकंड पैराग्राफ क्या कहता है? VGI जो उनके ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन का नाम था, इज मेनली जो है वो रन करती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और कोचिंग इंस्टीट्यूशन है। कहता है द VGI कंप्राइज ऑफ 3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। अच्छा, उसमें 3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, 4 पार्टनरशिप फर्म है, एक ट्रस्ट है, एक जो कंट्रोल करा जाता है क्लोज नीड ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। द एवरेज रेवेन्यू जो है वो 105 करोड़ का है, 105 करोड़ एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है जी। कहता है द रेड एट द प्रीमाइसेस बिलोंग टू यशराज एंड अदर्स वर इन कनेक्शन विद द मल्टी करोड़ टैक्स इवेजन। मतलब ऐसा डाउट था डिपार्टमेंट को कि मल्टी करोड़ का टैक्स इवेजन है, इसलिए रेड करी गई थी। ठीक है, और तीन चीजों की वजह से टैक्स इवेजन करा गया है, ऐसा उनको डाउट था। क्या क्या? बाय सप्रेशन ऑफ फीस रिसीट्स, जो पैसे रिसीव होते हैं बच्चों से उसको सप्रेस करके। Second, there was an illegal allegation of forgery in a competitive examination and illegal payments cash to seat to सिक्योर सीट्स इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब क्या था, ऐसा DU में भी होता है कि आप अगर ज़्यादा पैसे देते हैं तो आपको सीट मिल जाती है, ऐसा कुछ सीट्स होती हैं जो प्रेसिडेंट्स वगैरह के साथ होती हैं। तो ऐसा ही कुछ टाइप का कुछ था कि अगर आप पैसे वैसे लोगे तो आपका इंस्टीट्यूट्स वगैरह में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सीट सिक्योर हो जाएगी ज़्यादा पैसे लेके। ठीक है, ये 3 शक थे उनके ऊपर, तभी डिपार्टमेंट ने उनके ऊपर रेड डाली। ठीक है, मॉडस ऑपरेंडी जो था वो ये था बिलीव करने का, टू रिसीव अ पार्ट ऑफ द फीस 40% जो था थ्रू बैंक ट्रांसफर्स एंड बैलेंस जो था 60% में आता था। ठीक है, दूसरा, सच कैश receipts were invariably not entered into a regular accounting system, और वो रेगुलर अकाउंटिंग सिस्टम में नहीं रिकॉर्ड किया जाता था। इंस्टेड receipts were maintained in a separate set of manual accounts handled by the close associate of the यशराज family। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट, कैश received from some of the students education institutions permitted illegal impersonation during the competitive examination। okay, fourth point, cash received from the students to secure seats through though the institution manage a network of brokers के थ्रू। ठीक है, मतलब ब्रोकर्स का पूरा मैनेजमेंट। तो ये 4 काम थे जो उसके ऊपर ये सारी चीज़ जो हो रखी थी। ठीक है, ये गलत काम हो रहे थे। इनक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस ऑफ सच सप्रेशन ऑफ रिसीट्स वाज फाउंड ड्यूरिंग द सर्च इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट मैनुअल अकाउंट्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइसेस, यूज सम ऑफ अनअकाउंटेड कैश एंड सम अदर प्रॉपर्टीज वर फाउंड। मतलब ये सारी चीज़ें मिली, और साथ में क्या क्या मिला मैं आपको बताता हूँ। कहता है कैश वॉज केप्ट इन द बैंक लॉकर्स इन द नेम ऑफ द लॉन्ग सर्विंग एम्प्लॉयज ऑन बिहाफ ऑफ यशराज फैमिली। दूसरा, द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कैश वॉज फाउंड इन द सीक्रेट सेफ इनसाइड एन ऑडिटोरियम ऑन द मेन प्रीमाइसेस ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। Third, huge amount of cash was also found in the residence of the family members of यशराज, their close aides। मतलब close aides का मतलब ये हो गया कि जो हमारे क्लोज अपने आसपास जो हमारे असिस्ट करते हैं, जो हमारी हेल्प करते हैं, यू कैन से हेल्पिंग हैंड। ठीक है, द अनअकाउंटेड कैश रिसीट्स वर डिप्लॉयड फॉर, वो अनअकाउंटेड कैश जो थे वो कहाँ डिप्लॉय करे गए थे। पहला, एक्वायर किया गया था इमल प्रॉपर्टीज, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी एक्वायर करी गई थी मतलब द इमल प्रॉपर्टीज जो ली गई थी वो लीज पे ली गई थी फॉर लॉन्ग टर्म्स टू द ट्रस्ट फॉर एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेसेस इन अदर टाउन्स। द डॉक्यूमेंट्स एविडेंसिंग द एक्विजिशन ऑफ इमल प्रॉपर्टीज वर शोन लेसर वैल्यूज बट एक्चुअल वैल्यूज जो थी उसकी हायर थी। ठीक है, थर्ड पॉइंट, वेल क्वालिफाइड एंड हाईली प्राइज फैकल्टीज वर हायर्ड एंड एम्प्लॉयड इन द एजुकेशनल एंड द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, और उनको आउटसाइड द बुक्स पेमेंट करी गई। ओके, लग्जरी vehicles, highly priced jewelry, etc. were purchased from the promoters. Okay, shares, debentures, properties, fixed deposits, and bank account of the family members of Yashraj were held in the name of long-serving employees and close असिस्टेंट जो प्रोवाइड करे, क्लोज एड जो हमारे क्लोज हेल्पिंग हैंड्स थे उनके नाम पे रखी हुई थी। ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज फाउंड दैट देयर आर हाईली सोफिस्टिकेटेड एक्ट्स टू कवर अप द आइडेंटिटी और ओरिजिन ऑफ द इलीगल ऑब्टेनिंग अर्निंग सो दैट दे अपीयर टू हैव द डिराइव फ्रॉम लॉफुल सोर्सेज। ओके, कहता है इस तरीके से पैसों को रखा गया था कि वो लॉफुल सोर्सेज से आया हुआ लगे। बेस्ड ऑन द प्रीलिमिनरी फाइंडिंग्स, द अनडिस्क्लोज इनकम जो VGI की नजर आई 175 करोड़ की नजर आई जो अनडिस्क्लोज इनकम थी। अनअकाउंटेड कैश 30 करोड़ का, ज्वेलरी जो थी वो 12 करोड़ की, एंड 2 न्यू लग्जरी कार्स वैल्यू 2 करोड़ ईच वर सीज्ड, इनको सीज कर लिया गया। ड्यूरिंग द सर्च, even some of the students who impersonated could be traced, who accepted their crimes along with some of the brokers। ठीक है, 2 of the 3 private limited companies were found to have existed only on paper, सिर्फ शेल कंपनीज बना के रखी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें मिली, ये सारी चीज़ें हमें मिली ड्यूरिंग द सर्च एंड सीज।
जब करने गया था, सम ऑफ द क्लोज जो असिस्टेंट्स थे हु हेल्ड सम ऑफ द शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ द यशराज फैमिली ट्राई टू रीट्रांसफर। अच्छा, अब ये भाग रहे हैं, कहते हैं हम रीट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिशियल से बच सकें, और कुछ इंप्लॉइज जो कर रहे हैं एनकैश कर रहे हैं फिक्स डिपॉजिट्स और फटाफट से यशराज फैमिली को ट्रांसफर करें कि भाई हम बच जाएं बस कैसे भी करके। ठीक है भाई, ये सारे एक्ट हुए। अब यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहला एमसीक्यू कहता है द अनअकाउंटेड कैश रिसीट्स वर डिप्लॉयड फॉर एक्वायरिंग इमोल प्रॉपर्टी एज पर्सनल इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट प्लेसेस इन इंडिया एंड अब्रॉड। द इमोल प्रॉपर्टी वर then leased for long terms to the trust for expansion of business in other towns. The documents evidencing acquisition of ML properties was showing lesser value but actual value जो थी higher थी. In this context of investigation of concealment of the proceeds of crime relating to the value of the property, value means value का मतलब क्या होता है, fair market value, that's it. ये तो आप चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी है, fair market value देखी जाती है of the ML property acquired by यशराज family as on the date of acquisition, और if the date cannot be determined तो जिस दिन possession मिली थी उस दिन की fair market value consider करी जाएगी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रॉपर्टीज, फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड बैंक अकाउंट ऑफ द यशराज फैमिली वर हेल्ड इन द नेम ऑफ लॉन्ग सर्विंग एम्प्लॉइज इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कहता है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो कहता है फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कहता है ए ट्रांजेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी वेयर द पर्सन प्रोवाइडिंग द कंसिडरेशन इज अननोन एट द टाइम ऑफ सेल बट कैन बी ट्रेस इज नॉट वैलिड। नहीं, ये तो वैलिड हो जाएगा ना, जब बाद में ट्रेस हो सकता है तो वैलिड, तो ये हमारा यही वाला जो ये स्टेटमेंट जो थी वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, बाकी स्टेटमेंट तीनों की तीनों करेक्ट थी। आगे बढ़ते हैं, आप पढ़ लीजिएगा अगर आप अगर यहाँ वीडियो पॉज करके अगर आपको रीड करना हो तो। थर्ड पॉइंट, सम ऑफ द क्लोज जो एट थे जो एडिस थे अवर हु हेल्ड सम ऑफ द शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ यशराज फैमिली ट्राइड टू रीट्रांसफर देम टू यशराज फियरिंग एक्शंस, सच रीट्रांसफर इज वैलिड ट्रांजेक्शन। नहीं यार, ये तो अपन ने पढ़ा था कि जब पीबीटी एक्ट पढ़ रहे थे, पीबीटीए पढ़ रहे थे, सच ट्रांजैक्शन एंड रीट्रांसफर जो होते हैं वो नल एंड वॉइड माने जाते हैं। दैट्स इट। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, सम ऑफ द एम्प्लॉइज एंड कैश द फिक्स डिपॉजिट्स हेल्ड इन देयर नेम्स ऑन बिहाफ ऑफ द यशराज फैमिली एंड इमीडिएटली आफ्टर रेट्स ट्राई टू ट्रांसफर द प्रोसीड्स टू द बैंक अकाउंट्स ऑफ यशराज फैमिली। इन दिस कॉन्टेक्स्ट आपको बताना है कि वंस ट्रांसफर्ड सच प्रॉपर्टी बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ द रियल ओनर। नहीं, ये तो गलत है। द प्रोसीड्स फ्रॉम द प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो इलीगल एंड कॉन्सिक्वेंटली सच एम्प्लॉइज ऑफ यशराज फैमिलीज आर ऑल्सो लायबल। ट्रांसफर करने की वजह से आप बच नहीं जाओगे बेटा, आप तो लायबल रहोगे ही, क्योंकि आप इसके साथ पूरे के पूरे जिम्मेदार हो गलत काम करने में। ठीक है, तो फोर्थ का बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब फिफ्थ आता है, कैश रिसीट्स वर इनवेरिएबली नॉट एंटर्ड इनटू द रेगुलर अकाउंटिंग सिस्टम, इंस्टेड द रिसीट्स वर मेंटेन्ड इन अ सेपरेट सेट ऑफ मैनुअल अकाउंट्स बाय द लोन क्लोज एसोसिएट ऑफ यशराज फैमिली। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिकॉर्ड्स आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कहता है ओनली अकाउंट्स मेड थ्रू रेगुलर अकाउंटिंग सिस्टम शैल बी कंसिडर्ड। नहीं यार, जो भी उसके घर पे मिलता है सब कुछ रिकॉर्ड माना जाता है। ठीक है, सेपरेट मैनुअल अकाउंट्स में बी कंसिडर एज रिकॉर्ड फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन एट द विल ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। नहीं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की कोई मर्जी नहीं होती, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। सेपरेट मैनुअल अकाउंट्स शैल इंक्लूड, शैल ऑल्सो इंक्लूड अपार्ट फ्रॉम द अकाउंट्स मेड थ्रू रेगुलर अकाउंटिंग सिस्टम आर कंसिडर्ड एज रिकॉर्ड। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। डिस्क्रिप्टिव पे आते हैं। डिस्क्रिप्टिव में क्या बोला गया, सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है, प्राइमा फेसी वेरियस ऑफेंसेस हैज बीन कमिटेड बाय यशराज फैमिली एंड वीजीआई। देयर आर हाईली सोफिस्टिकेटेड एक्ट्स टू कवर अप द आइडेंटिटी और ओरिजिन ऑफ द इलीगल ऑब्टेन अर्निंग सो दैट दे अपीयर टू हैव डिराइव फ्रॉम लॉफुल सोर्सेज। आंसर द फॉलोइंग। ठीक है जी, सबसे पहला, व्हाट शुड बी द एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट टू ब्रिंग सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन। पामला एक्ट, यार पामला एक्ट गवर्नमेंट जो है पामला एक्ट के तहत इसके पामला के मतलब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इसके ऊपर पूरी उचित कार्रवाई करेगी और यहाँ के उचित कार्रवाई करी जाएगी। आप यहाँ पर सेक्शन नंबर 3 पामला जो मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन है वो लिख सकते हैं, वो आपको पेज नंबर 4.7 पे मिल जाएगा। और यहाँ पर लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इनके ऊपर पूरी की पूरी कार्रवाई करी जाएगी। ठीक है, क्योंकि गलत तरीके से पैसा कमा के उसको क्लीन मनी दिखाने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है, इसके बाद बी पॉइंट क्या कहता है, इलीगल पेमेंट सच एज कैश फॉर द सीट टू सिक्योर सीट्स इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस परमिटेड इलीगल impersonation during competitive examination. The unaccounted cash receipts were deployed for acquiring immoral properties. What is the punishment for such type of offences under the punishment पूछा गया मामला के तहत। बताओ भाई, सेक्शन नंबर 4 में आपको पता ही होगा, मिनिमम 3 ईयर्स की मैक्सिमम 7 ईयर्स की पनिशमेंट होती है। अगर नार्कोटिक ड्रग्स इन्वॉल्व होता है तो 10 ईयर्स की मैक्सिमम होती है, लेकिन यहाँ पर ड्रग्स इन्वॉल्व नहीं है तो 3 ईयर्स 7 ईयर्स आप लिख सकते हैं आंसर इसका। और इसका आंसर आपको पेज नंबर 4.8 पे भी दिख जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सेवंथ क्वेश्चन क्या कहता है, इट वॉज फाउंड दैट कैश वॉज केप्ट इन द बैंक लॉकर्स इन द नेम ऑफ सम ऑफ द लॉन्ग सर्विंग एम्प्लॉइज। ऑल केसेज ऑफ ट्रांजेक्शन और अरेंजमेंट्स में नॉट बी इलीगल और अनलॉफुल वेयर द प्रॉपर्टी इज हेल्ड इन द नेम ऑफ द इमीडिएट और फ्यूचर बेनिफिट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑफ द पर्सन हु हैज प्रोवाइडेड द कंसिडरेशन। तो यहाँ पर ये पूछा गया कि बेनामी ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं, तो यहाँ पर आपको बेनामी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन लिखनी है।
ठीक है। बेनामी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन लिखनी है और वहाँ पर उसके एक्सेप्शंस भी लिखने हैं कि कब कब ऐसा नहीं माना जाता कि कंसिडरेशन किसी और ने दिया है, प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे है, तब भी उसको बेनामी ना माना जाए। तो ये बेनामी ट्रांजैक्शन की पूरी डेफिनेशन आप उतारोगे तो पूरे के पूरे आंसर, पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। पेज 6.6 पे पूरा का पूरा आपको बेनामी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, द अनअकाउंटेड रिसीट्स वर डिप्लॉयड फॉर एक्वायरिंग इमूवेबल प्रॉपर्टीज एज पर्सनल इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट स्टेट्स बेस्ड ऑन द प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स, द अनडिस्क्लोज इनकम ऑफ द ग्रुप वाज 175 करोड़, ठीक है। अनअकाउंटेड कैश 30 करोड़, ज्वेलरी जो थी वो 12 करोड़ की थी और 2 लग्जरी कार्स आपको मिली थी 2 करोड़ ईच की, सीज कर ली गई थी। क्या अथॉरिटीज के पास ये पावर होती है सीज करने की? यस, पामला के तहत सेक्शन नंबर 5 में अथॉरिटीज के पास ये पावर होती है, ठीक है। जो हमारा अथॉरिटी नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर, उसके पास पावर होती है कि वो एनफोर्समेंट डायरेक्टर जो होते हैं, ठीक है, सेक्शन नंबर 5 ऑफ द पामला एक्ट, उनके पास ये पावर होती है कि वो जो है सीज कर सके, ठीक है, प्रोविजनली अटैच कर सके, उस प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच कर सकते हैं और उसके बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है उसके बाद फैसला देती है और अल्टीमेटली फैसला स्पेशल कोर्ट देता है। तो आप यहाँ पर सेक्शन नंबर 5 को मेंशन कर सकते हैं, पेज नंबर 4.8 पे गिवन है। उसके साथ आप लास्ट में 1-2 लाइन लिख सकते हैं कि उसके बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी देखता है एंड लास्ट में जो कॉन्फिस्केशन करना है या नहीं करनी है वो फैसला कौन देता है? स्पेशल कोर्ट देता है। तो यहाँ पर मैंने आपके साथ दोनों केस लॉज जो है बहुत ही अच्छे से डिस्कस किए, केस स्टडीज को, और विद ऑल द आंसर्स। कैसा रहा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मज़ा आया या नहीं आया, ठीक है। जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी मैंने कवर किया। अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए और प्लीज़ एग्जाम्स के लिए फोकस करिए। फालतू की चीज़ों पे फोकस ना करें कि एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, होने होंगे तो हो जाएंगे, नहीं होने होंगे तो नहीं होंगे, अपन तो पढ़ते रहेंगे, ठीक है। और अच्छे से जब भी एग्जाम्स होंगे मेक श्योर कि आप अच्छे मार्क्स के साथ पास हो, जब भी हो आप CA बन के निकले, ठीक है। दैट्स इट, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। अपना अपने परिवार का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट, थैंक यू सो मच, बाय।